नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत को एक औपचारिक राजनयिक नोट भी भेजा है। इस नोट में हसीना पर मुकदमा चलाने के लिए उन्हें वापस भेजने का अनुरोध किया गया है। ये पहली बार है जब बांग्लादेश ने भारत से औपचारिक तौर पर हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी का कहना है कि बांग्लादेश का भारत के साथ कैदियों की अदला बदली का समझौता यानी प्रत्यर्पण संधि है। इसी समझौते के तहत शेख हसीना को वापस लाया जाएगा। अब यूनुस सरकार की मांग पर भारत का रुख क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी पर सभी की नजर तो टिकी हुई है, क्योंकि इसी से शेख हसीना का भविष्य भी तय होगा। तो मोदी सरकार की शेख हसीना को लेकर क्या है रणनीति, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब ऑफिशियली शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की गई है, क्या स्टैंड हो सकता है भारत का? देखिए, शेख हसीना भारत में रहेगी जी, नहीं सौंपेगी सरकार, ये तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ये लोग जानते और समझते नहीं हैं। दोस्त कहा है तो दोस्ती निभाई जाएगी। कॉस्ट ये तो झेलना पड़ेगा बांग्लादेश को, और ऑलरेडी उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। यह अचानक से डॉक्टर यूनुस को प्रत्यार्पण संधि क्यों नजर आ रहा है, उस पर मैं आऊंगा डिटेल से। आज कई सारी खबरें आई हैं बांग्लादेश से, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो प्रत्यार्पण संधि की बात कर रहे हैं ना, ये बंगाली लोग ठीक से पढ़ा नहीं है उसको ठीक से। दे मस्ट रीड इट। उसमें बकायदा ये क्लॉज डाला हुआ है कि इस संधि का इस्तेमाल अगर किसी राजनीति के दृष्टि से किया जाएगा, उस पर राजनीति खेली जाएगी, या कोई व्यक्ति जो हिंदुस्तान के पास है या बांग्लादेश के अंदर है और राजनीतिक कारणों से आप उसका प्रत्यार्पण करेंगे, तो हिंदुस्तान के पास वो पूरा अधिकार है कि वो डिनाई कर दे। तो एक तो प्रत्यार्पण संधि में अगर पूरी तरीके से उनको देने की बात होती तो भी नहीं दी जाती। ये तो एलिबाई ऑलरेडी उस संधि के अंदर है। इसलिए ये बचकानी हरकतें जो हो रही है बांग्लादेश के द्वारा, ये एंटी इंडिया कर रहे हैं। और पूरे यूरोप पे डॉक्टर यूनुस और बांग्लादेशी डेलीगेट जो है पैर पकड़ पकड़ के नाक रगड़ रगड़ के भीख मांग रहे हैं, हमें पैसे दे दो, हम बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? और कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आप बताइए, बेशर्मी की इंतहा देखिए। भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ वहां बवाल काट रहे हो और अंदर खाने एप्लीकेशन भी दे रहे हो कि चावल खत्म हो गया। हाँ, चावल खत्म हो गया है, बंगालियों को भात नहीं मिल रहा है। बिना भात खाए तो रह नहीं सकते हैं। तो क्या करें? तो 50,000 टन भारत से मांगा जा रहा है, दे देना चाहिए। इंसानियत है ना, दे देना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50,000 टन चावल तो ऐसे ही हम लोग दान में दे सकते हैं, बट वी मस्ट टेक गुड अमाउंट, पैसे पे बेच के। ये जो बांग्लादेशियों का जो काम है, ये किसी भी रहम के लिए वो ठीक नहीं है। जिस देश को हम लोगों ने आजाद कराया, वहां इतने नाशुक्र किस्म के लोग हैं, तो नथिंग शुड गो फ्री। आप पंगा कर रहे हो भारत को। वहां बीजेपी की सरकार है त्रिपुरा में, कहते हैं 200 करोड़ रुपए अभी लाओ पहले। पैसे है नहीं उसके पास, भिखमंगा हो गया। पाकिस्तान से भी बुरी हालत। जिस दिन ये तमाशा चल रहा था, जिस दिन शेख हसीना भारत आई थी, उस दिन ही हम लोगों ने कैपिटल टीवी पे कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा खराब स्थिति बांग्लादेश की होने वाली है। और यहां लोग नाच रहे थे
ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिताभ शर्मा, ये सब लोग नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। लीजिए एक और खबर बता देता हूं। जो लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, ये उपद्रवी तत्व, ये जो वहां पे बवाल काट रहे थे जमाते इस्लामी के लोग, और कोई वैसा एंटी डिस्क्रिमिनेशन गैंग बना करके सब जॉर्ज सोरोस के पैसे, अमेरिकी डीप स्टेट के नाम पे वो जो कर रहे थे, आज उन लोगों ने घोषणा की है कि वो लोग एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। अब वहां जो बीएनपी सोच रही थी कि शेख हसीना गई, अब खालिदा जिया उसके बेटे जो है राज करेंगे, वो कह रहे हैं कि ये तो तमाशा हो रहा है, बदमाश हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी इस्लामिक मुल्क के अंदर, यू मार्क माय वर्ड, किसी भी इस्लामिक मुल्क के अंदर इस तरह का उपद्रव होता है, सरकार का परिवर्तन होता है, उस सरकार के परिवर्तन के बाद वहां पे ये जिहादी लोग ही कब्जा करते हैं। तो जमाते इस्लामी वालों की पार्टी ये डेमोक्रेसी लाएंगे? क्या कह रहे हैं? ये वो कोई जातीय सभा करके बनाया हुआ है लोगों ने, है संगठन जमाते इस्लामी वालों ने। अब हम लोग बनाएंगे, साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक एग्जाम्पल होगा, सरिया लगाएंगे। ट्रू इस्लाम, है ना। वो सब जो हिंदू लड़के लड़कियां वो जो डेमोक्रेसी का झंडा ले रहे थे, गायब हो गए सब। आपकी मूर्खता की वजह से आज हिंदुओं की जान जो है खतरे में है। सही दोस्त सही दुश्मन अगर आप नहीं पहचानोगे, जीवन में ऐसे ही धोखा खाओगे। तो ये तो अलग बवाल चल रहा है वहां। तो एक सिविल वॉर की ऑलरेडी स्थिति है। क्यों है स्थिति? क्योंकि ये जो डॉक्टर यूनुस है तो भागने के चक्कर में है। अब भागना पड़ेगा। क्यों? जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचा नहीं सके, भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, ये पाकिस्तान घुस के कब्जा कर लेगा, इनकी लेजिटिमेसी बचेगी? नहीं बचेगी। तो मोदी जैसे इलेक्टेड पॉपुलर लीडर की भी लेजिटिमेसी खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान घुस के जमीन कब्जा कर ले तो, है ना। वहां हो रहा है नॉन स्टेट एक्टर अराकान आर्मी, वो घुस गई है, उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन आज खबर आई, दो खबर आई इकोनॉमी के लिहाज से। एक बताया गया आईएमएफ के द्वारा कि 2025 में जो ग्रोथ रेट बांग्लादेश का होने वाला है 3.8 होने वाला है। अगस्त के बाद अक्टूबर में भी लोगों ने जारी किया था, उस समय 4.5 था, 4.5 से घट के 3.8 आ गया है। 3 महीने के बाद, यू मार्क माय वर्ड, ये 2.8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो बहुत सारे, ये तो पहले का आंकड़ा है, कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, हिंदुस्तान आ रही हैं। हिंदुस्तान सरकार ठीक है, वो अंदर खाने जो है, जितने भी टेक्सटाइल वगैरह जो प्रोडक्शन हुआ सबको हिंदुस्तान में वेलकम किया जा रहा है। रेमंड्स वाले ने बहुत बड़ा बिजनेस जो है वहां से बांग्लादेश से जो हथिया करके हिंदुस्तान वो ले आए। तो खैर वो तो अलग चल रहा है। अखबार को मैं देख रहा था, बांग्लादेश के अखबारों को, ग्रोथ रेट चला गया है 3.8 और इन्फ्लुएंसर बताया जा रहा है कि 14%। महंगाई दर 14%। यहां 5% होता है तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं हम लोग हिंदुस्तान में, अभी 14, ये और आगे बढ़ेगा। तो 3.8 से ग्रो करोगे और महंगाई तुम्हारा 14% है तो खत्म है, खेल खत्म, योर गेम इज ओवर। इसलिए अखबार को मैं बता रहा था, गैलपिंग इन्फ्लेशन, ये सब हेडलाइन चल रहा है वहां। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्राइस गॉगिंग, किचन गार्डन ऑन फायर, स्लीपलेस नाइट ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस, सीवियर इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये अखबार में छप रहा है। और ये सारी चीजें हो रही थी तो आज एक और रिपोर्ट आई, ये बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बीबीएस की रिपोर्ट आई और उसने ये खुलासा किया कि पिछले साल 2023 का आंकड़ा है, 2023
2023 का आंकड़ा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.2 है। 7.2 बड़ा आंकड़ा है ये। और आंकड़े में बताया गया कि 26.76 मिलियन यंग लेबर फोर्स एज्ड बिटवीन 15 to 29 years are unemployed according to the approximately the total population of unemployed youth is 1.94 million। ये क्या है? ये बीपीएस सरकारी डिपार्टमेंट है उसका आंकड़ा है। और उसमें जो अनएम्प्लॉयड हैं उसमें 10% जो है वो यूथ वो अनएम्प्लॉयड है मेल, और 4.8% फीमेल अनएम्प्लॉयड है। एजुकेटेड भी 30% 40% के आसपास है। महिलाएं कम अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उस समय जो सिलाई उलाई का काम जो चलता है वहां पे महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। तो जैसे ये रिपोर्ट आई तो डेली स्टार वहां का एक बहुत रेपुटेड अखबार है, उसने अभी कुछ घंटे पहले एक आर्टिकल लिखा और ये बताया कि ये फर्जी आंकड़ा है, फर्जी आंकड़ा है। उसने बताया कि ये जो बीबीएस है जो मापदंड अख्तियार करता है कि जिस फॉर्मूले से वो नापता है वो 13th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1982 के फॉर्मूले को इस्तेमाल करता है, नॉट द लेटेस्ट वन। लेटेस्ट वन क्या है? वो ICLS, उसका वो इस्तेमाल नहीं करता। और उसने बताया कि 2022 का जो आंकड़ा था जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बीबीएस ने जो बताया था वो 3.53 बताया था, वो एक्चुअली 8% था। 3.53 तो वो 8% हो गया, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसी फॉर्मूले में ही 7.2% है तो उसका मतलब है 15-16% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया है। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि दैट वाज द जेनेसिस। जब आपके यूथ अनएम्प्लॉयड होंगे, एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड होंगे, यूनिवर्सिटी से जो पढ़ रहा है उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये क्या हो जाता है? इट बिकम्स अ फर्टाइल सिचुएशन फॉर दैट काइंड ऑफ वायलेंस। नौकरी नहीं है तो युवाओं को भड़का दो, वो भड़क जाएंगे, यूनिवर्सिटी से लोग आ जाएंगे कि डेमोक्रेसी चाहिए तो हमको ये चाहिए तो हमको वो चाहिए। तो ये तो साइंस का फॉर्मूला है कि 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनके ही हिसाब से जो चल रहा है वो इस तरह के सिचुएशन को क्रिएट कर देगा कि भाई यूथ जो है सड़क पे आ गए। तो ये तो पढ़े लिखे आदमी है डॉक्टर यूनुस। हाँ, इकोनॉमी खराब हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ डाउन जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इनके ही फॉर्मूले से चलते हैं, वो पिछले साल से डबल होता जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मतलब अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या डबल हो रही है। तो जब अनएम्प्लॉयड लोग डबल होंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? डबल हो जाएगा। मतलब बांग्लादेश के अंदर फिर से बवाल मचने की पूरी सिचुएशन जो है वो क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी है। और ये सारी चीजें तब हो रही है जहां पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया है। अमेरिका के चुनाव में ये एक मुद्दा बन गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, बुद्धिस्टों के ऊपर अटैक हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ठीक, अब 2 दिन पहले जो खबर आई, अराकान आर्मी, ये म्यांमार में नॉन स्टेट एक्टर है, वो खदेड़ रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों को। ये अराकान जो म्यांमार का जो इलाका है वहीं रोहिंग्या, रखाइन में जो है ये रोहिंग्या लोग रहते हैं, खदेड़े गए। 60,000 रोहिंग्या मुसलमान जान प्राण लेकर के भागे हैं वहां से, म्यांमार से, और सब बांग्लादेश में घुस जा रहा है। और जो लेटेस्ट खबर है कि दे हैव कैप्चर्ड
वो पूरा का पूरा इलाका अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है, जो बॉर्डर एरिया है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच। और ये सब लोग कॉक्स बाजार पे आ गए हैं, भाग के, जान मान बचा करके। बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है कारण, अब समझिए क्या हो रहा है। कुछ अनकंफर्म रिपोर्ट है क्योंकि वहां कोई जा नहीं सकता, लेकिन ये जो अराकान आर्मी के लोग जो है वो बता रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेश के अंदर घुस गए, कब्जा कर रहे हैं जमीन, और बांग्लादेशी ये पिद्दी आर्मी जो है वो भागी जान बचा करके। ये इंडिया को आंख दिखाते हैं? डरपोक आर्मी भागी, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। पत्रकारों ने सरकार के नुमाइंदे से पूछा कि भाई उसके अराकान आर्मी वाला वो जो प्रॉब्लम चल रहा है वो क्या है। वो तो बोलते कि देखिए वो नॉन स्टेट एक्टर है म्यांमार से। अरे म्यांमार क्या बात करेगा, म्यांमार तो भाग रहा है, जा रहा है चाइना से कि पीस सेटल करवा दो। तो अराकान आर्मी ने क्या किया है, वो दे हैव कैप्चर्ड 270 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार, उस पे पूरा अराकान आर्मी का कब्जा हो गया है। काहे कब्जा हुआ है, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? तो अराकान आर्मी ने एक प्रेस रिलीज किया है। प्रेस रिलीज जो है वो दिया है कि भाई क्यों, क्या कर रहे हैं। उसने कहा, along the border of Bangladesh, jihadi and extremist groups are oppressing and committing atrocities against Buddhist and Hindus. अब संभालो भाई, अब संभालो। सपने में आएंगे अभी डोभाल साहब, तुमने क्या समझ लिया था? हाँ? धर्मशाला है, खेल चल रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। ये 270 किलोमीटर कब्जा करने के बाद बॉर्डर के ऊपर कब्जा, आ गई आर्मी। और मैं बता रहा हूं अनकंफर्म रिपोर्ट, अंदर घुस चुके हैं ये लोग बांग्लादेश में, वहां से आर्मी भाग गई। ये बंगाली आर्मी भाग गई, डरपोक। जीवन में तो एक मेढक नहीं मार सकते ये लोग, लड़ेंगे खाक। और वहां से क्या स्टेटमेंट आया है कि वहां बांग्लादेश के अंदर में एक्सट्रीमिस्ट और जिहादी तंजीम जो है वो काम कर रही है, बुद्धिस्ट और हिंदुओं के ऊपर हमला हो। ये अराकान आर्मी वाले कौन है? ये हार्डकोर बुद्धिस्ट है, हिंदुओं के भाई हैं, ये याद रखिएगा। और बड़े दुर्दांत हैं। जो कहानियां आती है ना कि रोहिंग्याज को किस तरीके से ये लोग मारते हैं, ये बांग्लादेशी आर्मी का जो है ना पैंट गीला हो जाएगा। और कहां? कॉक्स बाजार, वहीं पे हमला हुआ था। कहां? इस्कॉन टेम्पल में, है ना। सब कुछ को जोड़ते रहिए। सपने में आ रहे होंगे डोभाल साहब। आगे क्या लिखा? इन रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप देयर आर ओवर 10 militant groups such as Rohingya Solidarity Army, Arakan Rohingya Salvation Army and Arakan Rohingya Army involved in crimes like murder, rape, kidnapping and other offenses. अराकान आर्मी जस्टिफाई कर रही है अपने आप को कि बांग्लादेश में हम घुसेंगे अभी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में जो रिफ्यूजी कैंप्स जो बने हुए हैं वहां 10-10 मिलिटेंट ग्रुप हैं। हम मिलिटेंट ग्रुप से लड़ रहे हैं, जिहादियों से लड़ रहे हैं। आगे क्या बताया गया? फर्दर मोर द अराकान आर्मी एलिजेस दैट दीज जिहादी ग्रुप्स हैव टाइज विथ अल कायदा एंड जमात इस्लामी। जमात इस्लामी वाली पार्टी बना रहे थे अभी, है ना। वहां कब्जा हो रहा है जमात इस्लामी का। पागल हो रहे हैं सब लोग। ये यूनुस भी भागेगा। पेरिस वाला घर, मैं बार बार कह रहा हूं, पेरिस में उसका घर जो था जहां से वो आया है, वो घर में अभी भी वो रेंट जा रहा है, छोड़ा नहीं है वो। अब जमात इस्लामी और अल कायदा, मतलब ये स्टेटमेंट ऐसा है कि अमेरिका भी कहेगा कि भाई ठीक कर रहे हो, भाई जिहादियों को तो मारना ही पड़ेगा। ये जमात इस्लामी वाले, ये अल कायदा वाले, इनको तो ठोकना है। आगे क्या बताया गया? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय ग्लोबल अराकान नेटवर्क, दीज जिहादीज
are using Muslim population as human shield. बोले ये बांग्लादेश के अंदर छुपे हुए हैं, मुस्लिम बस्तियों में रहते हैं, वहां पे ऑपरेट करते हैं, वो मुसलमानों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि आगे चल करके हम लोग हमला करेंगे तो कुछ सिविलियन कैजुअलिटी होगा, तो आप ये समझिएगा कि ये ह्यूमन शील्ड ही है। They have also incited local Muslim community to fight against non-Muslim population, Hindus, including Buddhist and Hindus. क्या लगा कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को काट दोगे, मार दोगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं? हिंदुस्तान ये तो इंटरनेशनल लॉज, यूएन के कायदे कानून से बंधा हुआ है। ये अराकान आर्मी को कैसे रोकोगे? हाँ, अराकान आर्मी को कैसे रोकोगे? खेल कुछ समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी समस्या में ये लोग फंस गए हैं। Locals and Rohingyas in Cox's Bazar in fear amid reports of Arakan Army's takeover of Rakhine State, full control of 270 kilometers Myanmar borders with Bangladesh. कॉक्स बाजार में जिहादियों के जो है ना पैंट गीले हो रहे हैं कि कभी भी घुस जाएंगे ये लोग। और जैसे चंगेज खान की कहानी आती थी ना कि चंगेज खान लड़ता कम था, डराता ज्यादा था। वो टेक्निक समझ लीजिए। ये लोग करते, चंगेज खान करता क्या था कि किसी गांव में गया, निहत्थे लोग हैं, पूरे गांव में आग लगा दिया, सबको मार दिया, 5 आदमी को छोड़ दिया, और वो 5 जान बचा करके वो शहर में चले गए। राजा को बताया, वहां के आर्मी को बताया कि भाई चंगेज खान आ गया, वहां कैंप डाल दिया है। उन्होंने सीधे सीधे बच्चों को ऐसे काटा, तो महिलाओं को ऐसे जलाया, बड़ी क्रूर हैं। तो आधा जो सेनापति और राजा लोगों का पैंट गीला हो जाता था कि भाई बातचीत करने के लिए उसको बातचीत कर लो, जो पैसा मांग रहा है दे दो, सरेंडर कर दो। ये अराकान आर्मी का वही इमेज है। ये बांग्लादेश के अंदर में जो डर और खौफ का माहौल है, और अराकान आर्मी ने डिक्लेयर करके वो अंदर घुसी नहीं, इस सरकार की लेजिटिमेसी भी जाएगी। ऑलरेडी वहां पे डिसकंटेंट है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। लोग बोलेंगे कि भाई इससे बढ़िया तो शेख हसीना थी, कि कम से कम रोजगार तो था। हम तो चीजों को बेहतर करने के लिए शेख हसीना के खिलाफ खड़े हुए, ये तो उससे भी बदतर और बेवकूफ किस्म का व्यक्ति हमारे सिर पे बैठ गया। अनइलेक्टेड व्यक्ति है ये ध्यान रहे। ये अमेरिका के डीप स्टेट ने उसको बिठाया है। ही हैज नॉट कंटेस्टेड एनी इलेक्शन। तो ये बांग्लादेश के सामने खतरा पैदा हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश सरकार ने आज भारत को एक राजनयिक पत्र लिख हसीना को ढाका वापस भेजने को कहा है। अब इस पत्र का भारत सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले कुछ संगठन फरवरी 2025 तक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। हिंदुओं पर भी अत्याचार जारी है और बांग्लादेश की हर गतिविधियों पर भारत सरकार की कड़ी नजर है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।